अस्सलामुअलैकुम, अ वेरी वार्म वेलकम टू सुबह बखैर पाकिस्तान। उज़मा ख़ान के साथ आप लोगों को वेलकम है सुबह बखैर पाकिस्तान में। उम्मीद है एक नया खूबसूरत चमकता दमकता दिन शुरू हो चुका होगा। चमकते दमकने के साथ ही जो बारिशों का खूबसूरत सीज़न शुरू हुआ है, जो इस कदर आप देख सकते हैं कि एकदम से जो गर्मी पड़ रही थी, ऑलमोस्ट फील लाइक 50 चल रही थी, वो जब चेंज हुई है और उसके बाद से कैसा सुहाना मौसम हो गया है। बादलों से ने इस्लामाबाद शहर को अपनी ओट में ले लिया है। उसके अलावा ठंडी हवाएं, जो कि सबसे ज़्यादा एक हमारे लिए आप ये कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट इस मंथ के हम लोग इन हवाओं को तरस रहे थे, और वो हवाएं भी आई हैं और बारान रहमत भी आई है। फ़नी बात ये थी कि 3-4 हफ्ते पहले भी जब भी आप उसमें वेदर की कंडीशन निकाल के देखते थे, तो उसके ऊपर पूरा हफ्ता बारिश हो रही होती थी। लेकिन जब भी आप देखते थे तो एक दिन शायद थोड़ी सी ड्रिज़ल होती थी और फिर बारिश ख़त्म हो जाती थी। लेकिन इस दफ़ा अल्लाह ताला की बारानी रहमत पड़ी है और उसकी वजह से इतना इतना खूबसूरत मौसम हो गया है। आपको पता है ये हमारे एग्रीकल्चर कंट्री हैं, हम हमारे लिए कितनी ज़रूरी है। इसके अलावा पानी का जमा करना, डैम्स के अंदर होना, वो कितना ज़रूरी है। तो अच्छा मौसम एक तरफ, पानी की ज़रूरत जो है वो एक तरफ है, और बारानी रहमत इसको ऐसे ही नहीं कहा जाता। आसमानों से जब ये बरसती है तो इसके लिए कहा जाता है कि बारिश जो होती है वो अल्लाह ताला के जो ख़जाने हैं ऊपर, वहाँ से डायरेक्टली आती है। तो अगर आप इसकी और ज़्यादा अगर आप इसको डिटेल में पढ़ें तो उसमें भी ये लिखा हुआ है कि जब बारिश होती है तो वो एक बड़ा ही खूबसूरत दरख्त है ऊपर, जिसकी एक तस्वीर बनाई गई है। मैं बहुत ज़्यादा तो इस पे नॉलेज नहीं ले सकी, लेकिन उस दरख्त के पास से कहा जाता है कि जी जब भी दरियाए जैसे नील है और ये सब है, ये वहाँ से आते हैं, तो पानी वहाँ तक आने के लिए जो रास्ता होता है वो बारिश ही होता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि बाराने रहमत के इसलिए कहलाती है। इसीलिए बारिश होने की दुआ है, बारिश होने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हैं। इसलिए जब भी हो तो अल्लाह ताला की नेमत का शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि बहुत सारे ममालिक जो हैं कभी खुश्क साली का हो रहे हैं, कभी उनके लिए पानी लाना बड़ा मुश्किल हो रहा है, और पानी आना और जमा करना हो रहा है। लेकिन हमारे लिए अल्लाह ताला ने ऐसे सीज़न रखे हैं कि इवन ड्राउट होता है सर्दियों में, लेकिन अगस्त, ये आपका जो जुलाई अगस्त का महीना होता है, इसके अंदर अल्लाह ताला आपको बहुत सारा बारिश देते हैं, बहुत सारा पानी देते हैं, ताकि आप उसको स्टोर करें और आगे करें। ये हमारी फिर नाकली है और कम फहमी है कि हम उस पानी को स्टोर नहीं कर पाते, सारा ज़ाया हो जाता है, दरियाओं में चला जाता है। लेकिन अगर उसको स्टोर किया जाए तो वो हमारे लिए कितना बेनिफिशियल है, ये तो हम जानते ही हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कर नहीं पाते। अभी हमारे साथ मौजूद है उबैद ख़ान, जो कि ब्यूरो चीफ़ है रोज़ न्यूज़ लाहौर के। इनके साथ आज हम बात करने वाले हैं कि शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो ये बारिश जमा हो रही है, इसकी वजह से बिजली का तरसीली निज़ाम मुतासर हो रहा है, और सड़कों के ऊपर भी थोड़ी सी कंडीशन ख़राब है। तो जी हमारे साथ मौजूद है उबैद ख़ान। जी उबैद ख़ान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बिल्कुल, अब्र रहमत बन के बारिश जो है वो बरसी है, लेकिन अब्र रहमत रहे तो बिल्कुल ठीक है। और अगर यही बारिश रहमत बननी शुरू हो जाए तो शहरी जो हैं वो मुस्तदिद मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ता है। और हमने माजी में भी देखा था कि जब पिछले साल मानसून के स्पेल दाखिल हुए थे तो शहर के लाहौर शहर के अंदर एक सैलाबी सूरत हाल थी। तो कुछ इस तरह की सूरत हाल इस बार भी अब शुरू होना हो चुकी है। और शहर के आसमान के ऊपर पिछले 2 रोज से बादल मौजूद हैं और मुसलसल बारिश जो है वो हो रही है। और महकमा मौसमियात ने दोबारा ये पेशन गोई भी कर दी है कि ये स्पेल जो है वो देर तक शहर के अंदर रहने वाला है और आइंदा 24 घंटों के दौरान भी इसी तरह ये बारिशों का सिलसिला रह सकता है। अब मेरे अकब में आसमान जो है इस वक्त आप देख ही सकते हैं, ऊपर आसमान जो है बिल्कुल जो कुछ रोज पहले जो था कि सूरज आबोताब के साथ चमक रहा था और गर्मी की शिद्दत में रोज ब रोज इजाफा हो रहा था और शहरियों ने अपनी रहमत बरसने के लिए भरपूर दुआएं की थी। और उसके बाद जब ये बारिश बरसी है तो शहर की सूरत हाल जिसके ऊपर ये दावे किए जा रहे थे कि इस बार मानसून के स्पेल से निपटने के लिए जो जिला इंतजामिया है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। हुकूमत पंजाब ने मुख्तलिफ नौयत के जो इकदाम हैं वो किए हुए हैं और कहीं पर पानी जो है सड़कों के ऊपर मौजूद नहीं होगा, जमा नहीं होगा, कहीं पर सैलाब की सूरत हाल गलियां मंजर पेश नहीं कर रही होंगी। मगर इस बार जो नौयत है वो मुख्तलिफ नजर आ रही है। जब बारिश होती है तो हमेशा हम देखते हैं कि शहर के अंदर बारिश के होने के साथ साथ एक सबसे बड़ा जो अलमिया है कि वो पानी मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद होता है। ये शाहराएं जो हैं इस वक्त जो मेरे अकब में है
ये मुकम्मल तौर पर भरी हुई है। ना सिर्फ ये एक मेन चारा है, बल्कि इस तरह की जो मुख्तलिफ शहर के अंदर जो जाल बिछा हुआ है सड़कों का, वहां पर पानी मौजूद है। कहीं पर पानी 2 फीट मौजूद है, कहीं पर 3 फीट मौजूद है, कहीं पर 1 से 1.5 फीट भी मौजूद दिखाई दे रहा है। बल्कि इवन डैट के लोगों के घरों के अंदर पानी जो है बारिश का वो दाखिल हो चुका है। जो इंतजाम किए गए थे, लेकिन सोचना इस अमर का है कि अगर इंतजाम वाकई किए गए थे और बरवक्त इंतजाम थे, तो ये पानी क्यों सड़कों के ऊपर मौजूद है? और ये पानी जो कल से बारिश हुई है मुसलसल, बल्कि 2 रोज से पिछले हो रही है, तो ये पानी क्यों कर नहीं निकाला गया है? मुसलसल बारिश के होने के बावजूद भी कुछ देर के लिए जो वक्फा आता है बारिश में, और कुछ देर के लिए जब बारिश थमती है, तो ये पानी बिल्कुल निकल जाना चाहिए था। एक जानिब तो सड़कों के ऊपर पानी मौजूद है, और दूसरी जानिब जो सबसे बड़ी शहरियों की परेशानी है, वो शहर घर की है। और जो ट्रिप किए थे और जिनकी मुरम्मत और कहीं पर ट्रांसफार्मर खराब हैं, तो उनको बनाने की कोशिश की जा रही है, और लेफ्टों की जानिब से इकदाम जो है वो किए जा रहे हैं। क्योंकि इस तरह के मौसम की सूरत हाल में अगर ये बिजली की बात हम करें, तो बिजली का जाना मामूल होता है, और उसको दोबारा बहाल करना इंतहाई मुश्किल काम होता है। क्योंकि एक जानिब तो बारिश हो रही है, दूसरी जानिब के जो खंभे हैं, बिजली की तारें हैं, जाहिर है बारिश के बाद उनको मुरम्मत करना इंतहाई मुश्किल काम है। तो वो तो अपनी जगह पर काम कर रहे हैं, मगर दूसरी जानिब जिला इंतजामिया हमें अभी तक कहीं पर नजर नहीं आ रही है। आप देख रहे हैं कि सड़कों के ऊपर पानी का भूचाल है, पानी तालाब की शक्ल इख्तियार कर चुका है, और जहां पर लोगों की मोटरसाइकिलें खराब हो रही हैं, लोगों की गाड़ियां खराब पानी के अंदर, और घंटों लोगों का सफर जो कुछ सेकंड्स का था, वो उन्हें कई घंटे इस पानी के अंदर से गुजर कर जाना पड़ता है। ट्रैफिक की रवानगी बिल्कुल मुतासिर है, बहुत ज्यादा स्लो है। इस तरह की मौजूदा सूरत हाल है। मगर दूसरी जानिब पीडीएमए की जानिब से जो अलर्ट जारी किया गया है, उसमें ये बातें बता दिया गया है कि ये बादल जो है कुछ रोज तक नहीं बरसेंगे। और मौसम का हाल बताने वाले बताते हैं कि शहर के अंदर जो वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। जो दर्जा हरारत है उसमें तो काफी कमी रूनुमा हुई है। शहर के अंदर जो इस वक्त दर्जा हरारत है वो 29 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है ज्यादा से ज्यादा, और जो कम से कम दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और ये दर्जा हरारत कुछ रोज पहले जो था वो 45 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड था, और जो फील लाइक लोगों को 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी हो रहा था। हबस थी, गर्मी का जोर था, लोग बहुत ज्यादा परेशान थे। बारिश मैं कह सकता हूँ कि अब रहमत है, मगर बाद ज्यादा ये पानी मौजूद इसी तरह से रहा तो रहमत भी बनेगी। और शहर के अंदर जो इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है, यकीनन आप हम देख भी रहे हैं कि मुख्तलिफ चाराओं के ऊपर पानी मौजूद है, और कई मिलीमीटर तक ये बारिश जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जो मुख्तलिफ चाराएं हैं, मुख्तलिफ इलाके हैं शहर के, वहां पर जो बारिश हुई है वहां पर पानी जो है वो अभी तक नहीं निकल सका है। इवन डैट के लोगों के घरों के अंदर पानी जो है ये दाखिल हो चुका है, इस कदर ज्यादा बारिश हुई है। और लेकिन अभी तक ये कहा जा रहा है कि जल्द इसके नकाब के लिए काम जो है वो किया जा रहा है। मुख्तलिफ जगह पर मशीनरी जो है वो इंस्टॉल कर दी गई है, लगा दी गई है। लेकिन अब देखा यह जाएगा कि ये पानी जो मौजूद है चाराओं के ऊपर ये कब तक निकलता है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थोड़ा सा खुद भी आपके साथ वेदर की न्यूज़ वगैरह शेयर करते जाएं कि लेस्को ज़राए के मुताबिक बारिश की वजह से ट्रिप होने वाली फेडर्स की तादाद जो है 230 से तजावुज़ कर गई है। 11 के वी फेडर्स पर तकनीकी और फ़नी खराबियां पैदा होने के बाइस मुख्तलिफ इलाकों में बिजली की सप्लाई मअतल हुई। ज़राए का कहना है कि शहर के बाज़ इलाकों में ट्रांसफार्मर जलने के वाक़यात भी सामने आए, जिसके बाद बिजली की फराहमी मुतासिर हुई है। और लेस्को का लाइन स्टाफ बारिश के दौरान बिजली बहाली के कामों में मुश्किलात का सामना भी कर रहे हैं। ताहम मुतासरा इलाकों में बिजली की बहाली के लिए काम जारी है। लेस्को हकाम के मुताबिक बारिश के दौरान शहरियों की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए तकनीकी टीमें फील्ड में मौजूद हैं और ख़राबियों को दूर करने के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। जैसे कि उबैद कह रहे थे कि बारिश जो है वो आपकी बाराने रहमत होती है, लेकिन जहमत बनती है, लेकिन जहमत ख़ुद से नहीं बनती है। वो ये भी देखें आपकी मैन मेड प्रॉब्लम्स हैं कि जिसकी वजह से आपके ये सारे इशूज़ बनते हैं। आपकी जब हमें पता है कि हमारा जून जुलाई स्पेशली ऑनवर्ड हमारा मॉनसून सीज़न है, तो इन चीज़ों को क्यों नहीं ख्याल रखा जाता, क्यों नहीं देखा जाता? ये सारी जो आपकी ट्रांसफार्मर्स हैं ये पहले ही ऐसे स्टेट में होते हैं कि जब वो थोड़ा सा भी इन पे पानी पड़ता है तो उसके बाद से ये किसी हालत के नहीं रहते। तो ये ख्याल करना उस वक्त का काम नहीं है जब बारिश हो जाए और होने के बाद आप उसके सारे
इश्यूज को सॉल्व कर रहे। ये इश्यूज ऐसे सॉल्व नहीं होते, आपको पहले ही देखने पड़ते हैं और तब जाके ये मसाइल कंट्रोल होते हैं। लेकिन समहाउ आपने देखा है कि हमारी टीम्स जो है माशाल्लाह से आखिरी वक्त के लिए सो रही होती हैं और उसके बाद से कितनी इतलात आ रही होती हैं कि कभी कोई करंट लगने से ज़ख्मी हो गया, कोई किसी की अमवात हो गई। ये सारी चीज़ें ही हमारे लिए बड़ा मुश्किल पेश कर रही होती है। जी तलहा, तलहा मौजूद है हमारे साथ। जी तलहा, आप लाइन पे मौजूद है? जी तलहा, शेयर करें आप। जी बिल्कुल। पाकिस्तान में पिछले जब 20 जुलाई से जैसे ये फैसला हुआ कि पाकिस्तान में जो पेट्रोल और डीजल की कीमतें हैं इनका तयन रोजाना की बुनियाद पर किया जाएगा, उसी वक्त से जो पेट्रोल पंप डीलर एसोसिएशन और उनके साथ जो ओनर एसोसिएशन थी उनकी जानिब से काफी ज्यादा सख्त जो इसका जो जवाब है वो दिया गया था। और यहाँ तक कहा गया था कि अगर मुतालबात वापस नहीं किए जाते और ये हमारे मुतालबात नहीं माने जाते और हुकूमत ये अपना कदम वापस नहीं उठाती तो हमें मजबूरन जो है वो जाना पड़ेगा, एहतजाज की कॉल देनी पड़ेगी, हड़ताल की कॉल देनी पड़ेगी। तो इसी असना में हमने देखा कि बुध को ये कॉल दी गई थी पेट्रोल पंप ओनर एसोसिएशन और डीलर दोनों की जानिब से कि हम बुध के रोज जो है वो हड़ताल की कॉल करेंगे। लेकिन फिर विफाकी वजीर पेट्रोलियम अली परवेज मलिक से मुलाकात होती है ओनर एसोसिएशन डीलर एसोसिएशन की। उसके बाद फैसला मुअख्खर किया जाता है। आज सुबह का कहा गया था कि जुमेरात को सुबह 6 बजे से 24 घंटे के लिए हड़ताल की कॉल दी जाएगी। लेकिन फिर बाद हमने कल रात तकरीबन 8-9 बजे के दरमियान एक प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी जिसमें यह कहा गया कि हुकूमत से जो मुज़ाकरात हैं वो कामयाब हो गए हैं और हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है ओनर एसोसिएशन डीलर एसोसिएशन को कि आइंदा 15 रोज में जो जितने भी मुतालबात हैं वो काबीना के सामने रखे जाएंगे। विफाकी वजीर पेट्रोलियम जो है वो वजीर आजम पाकिस्तान से मुलाकात करेंगे। तो इस तरह के जो उनके जितने भी मुतालबात हैं उनका अजाला किया जाएगा और हर मुमकिन जो काविश है उनको अराजी करने की वो की गई है इन मुज़ाकरात में। तो इसी तरह ये मुज़ाकरात कामयाब हुए और अभी जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं वो ओपन है सारे। जी, तो ये क्या कह रहे हैं कि क्या फ्यूचर में दोबारा इसकी कोई है या ये कंप्लीटली इसको वापस ले लिया गया है? देखिए अभी तक कोई कंप्लीटली हतमी फैसला तो नहीं किया गया। यही कहा गया कि 15 रोज का वक्त दिया गया है कि हुकूमत ने ये यकीन दहानी कराई है कि 15 रोज में वो जितने भी जो अभी इक़दाम किए गए हैं रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन है उसका जायजा लिया जाएगा। असर नौ काबीना में मामला उठाया जाएगा। विफाकी वजीर पेट्रोलियम जो है वो काबीना के सामने सारा मामला रखेंगे जो मुज़ाकरात में बातें हुई हैं जो मामला है। तो उसके बाद हतमी फैसला कोई किया जा सकेगा। अलबत्ता अभी तक कोई ये नहीं कहा जा सकता कि जो हतमी फैसला है ओनर या डीलर एसोसिएशन की जानिब से। और इसके साथ उन्होंने कुछ अपने मुतालबात भी रखे हैं। डीलर जो हैं उनका मार्जिन है, फ्रेट मार्जिन जो उनका पेट्रोल की कीमत में वो 8 रुपए तक है, लेकिन वो ये चाहते हैं कि इसको भी मजीद इंक्रीज किया जाए। तो उनके जो रोजाना की बुनियाद पर कीमतें वापस करने का फैसला है वो तो वापस ले ही लें, उनका ये मुतालबा तो है ही है। लेकिन साथ वो अपने कुछ मुतालबात भी रखना चाहते हैं कि जैसे उनका मार्जिन है वो इंक्रीज किया जाए, डीलर मार्जिन को पेट्रोल की कीमत में मजीद ऐड किया जाए। इसी तरह जो डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से जो पेमेंट होती है उसमें जो कटौती होती है उसमें भी कमी की जाए। तो इस तरह के उनके कुछ मुतालबात भी हैं जो कि मुज़ाकरात में रखे गए हैं। अब आइंदा आने वाले दिनों में जब वफाकी वजीर पेट्रोलियम की वजीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ से मुलाकात होगी, उसके बाद काबीना में मामला उठाया जाएगा। तो उसके बाद ये तय पाएगा कि मामला किस तरफ जाते हैं, कि हड़ताल की कॉल जो है वो दोबारा जाते हैं। क्योंकि शुरू में यही कहा गया था कि जो हड़ताल की कॉल है वो बुध को होगी, बुध को नहीं हुई, मुज़ाकरात हुए, कुछ फैसला नहीं निकला। फिर कहा गया कि जुमेरात को सुबह 6 बजे होगी, फिर कल शाम को मुज़ाकरात हुए, वो कामयाब हुए। और उससे पहले ये कहा गया था कि अगर ये कामयाब नहीं होते तो 24 घंटे की हड़ताल की कॉल होगी। लेकिन उसके बाद अगर हमारे मुतालबात नहीं माने जाते तो इस हड़ताल की कॉल को गैर मुआयना मुद्दत तक बढ़ा दिया जाएगा। तो आने वाले दिनों में ये अभी मेरे ख्याल में तजिया करना कबल अज़ वक्त होगा कि चीज़ें किस तरफ जाएंगी। बिल्कुल। तलहा, आपकी नज़र में क्या ये किस किस्म की गुंडादरी या जारादरी है? पहले ही अवाम पेट्रोल की प्राइसेस से इतनी वो है जिसमें हुकूमत कभी अपने इंक्रीज़ करती है, कभी पेट्रोल एसोसिएशन हड़तालें लेके आ जाती है और इवेंचुअली सारा का सारा जो एक प्रेशर है वो हम अवाम पर ही पड़ रहा होता है। कभी लेवाई की मद में, कभी प्राइसेस इंक्रीज़ की मद में। ये चल क्या रहा है, समझ से बाहर है।
अब बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं। जिस तरह आपने अभी सवाल किया कि इसमें पिसती तो बेचारी पाकिस्तानी कौम ही है। पेट्रोल की कीमत ज्यादा होती है तो उसमें भी पाकिस्तानी कौम को जो है वो कुर्बानी का बकरा बनती है। अब मैं आपके सामने कुछ ऐलादो शुमार रखूं तो 20 जुलाई से ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने फैसला किया कि रोजाना की बुनियाद पर कीमतों का तयन किया जाएगा। उससे बाद 21 जुलाई को पेट्रोल की कीमत में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान पाकिस्तानी कौम को बहुत बड़ा रिलीफ देती है। 35 पैसे की कमी की जाती है पेट्रोल की कीमत में। फिर उसके बाद 22 जुलाई को हुकूमत पाकिस्तान अवाम पर तरस खाती है और डीजल की कीमत में 7 रुपए 15 पैसे का इजाफा किया जाता है। और फिर उसके बाद आज की तारीख में डीजल की कीमत में मजीद 7 रुपए 83 पैसे का इजाफा किया जाता है। इसी तरह अब डीजल की जो मुकर्रर करदा कीमत है वो 387 रुपया 4 पैसे बनती है। इसी तरह अगर पेट्रोल पर आऊं तो 35 पैसे तो कमी की गई, अवाम को बहुत बड़ा रिलीफ दिया गया गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से। लेकिन उसके बाद फिर जो छुरी चलाई गई, यही कहूंगा मैं, अल्फाज और कोई नहीं है मेरे पास। 4 रुपया 93 पैसे पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया गया। फिर उसके बाद आज दोबारा फिर 6 रुपए 39 पैसे फिर इजाफा किया गया और इस वक्त पेट्रोल की कीमत 327 रुपए 12 पैसे है। तो ये गुंडागर्दी जिसका आपने कहा कि बदमाशी, यही कहूंगा कि ओनर हो डीलर हो, डीलर अपना मुतालबा कर रहे हैं कि हमारे जो मार्जिन है उसको इंक्रीज किया जाए। इसी तरह जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं वो आपको यहाँ पर थोड़ा और एदादो शुमार रखता हूँ कि पाकिस्तान में जब ये अब मशरक़ वुस्ता कशीदगी अभी शुरू ही हुई थी तो उस वक्त जब पाकिस्तान के पास उससे एक दिन पहले ये कहा गया था कि 24 से 26 दिन के ऑयल रिजर्व हैं, लेकिन अचानक पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा इजाफा एक ही दिन में 138 रुपए का कर दिया गया। लेकिन जब पेट्रोल की कीमतें आलमी मार्केट्स में कम हुई तो फिर सिर्फ 74 रुपए की कमी की गई। कहां 138, कहां 74। और उसके साथ वही ऑयल मार्केटिंग कंपनीज, उन्होंने उस वक्त लेटर नहीं लिखा था जब 138 रुपए का इजाफा किया गया, लेकिन जब 74 रुपए कमी हुई तो उस वक्त उन्होंने लेटर लिखा कि हुजूर वाला हमारे साथ तो बड़ी ज्यादती हो रही है, इस तरह तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। तो ये पाकिस्तान में डीलर कर रहे हैं, इसी तरह ऑयल मार्केटिंग कंपनीज कर रही हैं, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कर रही है। और इसमें पिस कौन रहा है? बेचारा गरीब तबका पिस रहा है, कमजोर तबका पिस रहा है, मिडिल क्लास पिस रहा है, लोअर मिडिल क्लास पिस रहा है। आप देखें पाकिस्तान में ये जो इन्होंने अब रोजाना की बुनियाद पर कीमतें तयन करने का फैसला किया, किसी सूरत भी ये काबिल कबूल हो सकता ही नहीं है। सऊदी अरेबिया जैसा मुल्क जिसके पास ऑयल के रिजर्व पाए जाते हैं, वहां पर महीने के बाद पेट्रोल की कीमतें जो है वो तब्दील की जाती हैं। लेकिन पाकिस्तान जो कि एक ऑयल इंपोर्टिंग कंट्री है, जो कि सिंगापुर प्लेटलेट्स की बुनियाद पर ऑयल को इंपोर्ट करता है, खरीदता है, तो उसके बाद जो किस तरह से ये फैसला काबिल कबूल है। और उसके बाद सबसे ज्यादा बड़ा मसला क्या है पाकिस्तान में, कोई जो प्राइसिंग कंट्रोल मैकेनिज्म है वो ही नहीं पाया जाता। पेट्रोल की कीमत कम होती है, किराए बढ़ जाते हैं। जी, बहुत शुक्रिया तलहा, हमारे खबरों का वक्त हुआ चाहता है। थैंक यू इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए। अच्छी तो नहीं है लेकिन एटलीस्ट थोड़ी सी आवाम को आगाही तो हो कि हमारे साथ होता क्या है। अभी यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का, जल्दी से लेते हैं न्यूज़ ब्रेक, वापस आते हैं और शो को कंटिन्यू करते हैं। सी यू आफ्टर द ब्रेक। जी वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली थी छोटी सी शॉर्ट ब्रेक, आए वापस और देखें क्या है न्यूज़ हमारे पास। अभी हम लोगों ने करनी है बहुत सारी चीज़ों पर डिस्कस, और सबसे पहले तो हमारे पास जो ये जो मौसम है ना, इसकी खबरें तो हमने आपके साथ शेयर की थी, लेकिन बाकी भी बहुत सारे हमारे टॉपिक्स हैं जो कि आपको पता है चल रहे हैं, जिसमें पेट्रोल की प्राइसेस का भी इशू है जिसको हम देख चुके हैं। और यही हो रहा है कि आवाम के ऊपर ये बम जो है बार बार गिराया जा रहा है। और यही बात मेरी तलहा से भी हो रही थी, बड़ा एक अच्छा उन्होंने प्रिसाइज वो दिया कि जब से US ईरान वॉर शुरू हुई है उसके बाद से हो ये रहा है कि बावजूद बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स के जो आपकी आवाम है उसको ये लेवरेज या एक आसानी वो नहीं प्रोवाइड की जा रही जो कि प्रोवाइड करनी चाहिए। जी राव साहब हैं, हमारे प्रोफेसर हैं, तज्जियाकार हैं, इनके साथ आज हम करेंगे ईरान के फौजी अहदाफ पे बातचीत। जी राव साहब, हमसे शेयर कीजिए कि ईरान के फौजी अहदाफ पर मुसलसल 12वें रोज़ भी अमरीकी फ़िज़ाई हमले जारी हैं, क्या कहते हैं आप इस बारे में? अब असल में ये मामला जो है आपके भी इल्म में है और सारी दुनिया के इल्म में है, बार बार इस पे गुफ्तगू हो रही है। असल में तो ये मामला हल हो गया था तकरीबन जब इस्लामाबाद अकॉर्ड साइन हुआ दोनों ममालिक के दरमियान, ईरान और अमेरिका के दरमियान।
जी। लेकिन आप भी जानती हैं, मैं भी जानता हूं कि ईरान में भी और अमेरिका में दो ग्रुप हैं। अमेरिका में एक है प्रो अमेरिकन ग्रुप और एक है प्रो इसराइल ग्रुप। जी। जी। प्रो इसराइल ग्रुप किसी सूरत नहीं चाहता था कि ये जंग बंद हो। ऐसा ही है। इसी तरह ईरान में भी एक है मोतदिल ग्रुप और एक है जरा एग्रेसिव या जो भी कहें ग्रुप। वो भी आपस में उनके इतने वो नहीं थे। उसके बाद दोनों ने एक दूसरे पर हमले दोबारा छोटे छोटे शुरू किए और वो आखिरकार वो मुआहदा ब्रीच हो गया जो एमओयू साइन हुआ था, जिसके तहत मुज़ाकरात शुरू भी हो गए। अब सूरत ये है जो आपने फरमाया कि 11-12 रोज से दोनों तरफ से बमबारी हो रही है। अमेरिका भी कर रहा है और ईरान भी जहां चाहे कर रहा है। और अहम बात यह है कि ये कॉम्प्लिकेशन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। खास तौर पे ये दोनों ममालिक जो से इस वक्त हर्ब पे हैं, लेकिन उसके बैकग्राउंड पे भी जो ममालिक हैं वो भी पिछली दफा आपको याद होगा कि अरब ममालिक थोड़ा सा इज्तनाब करते रहे इस चीज से कि जब ये कहकर ईरान ने बम मारे उन जगह पर जहां अमेरिकन अड्डे थे अरब ममालिक के, तो उन्होंने उतना रिएक्शन नहीं दिया। लेकिन अब सूरत ये है कि एक हद तक ही सब कुछ हो सकता है, ये जो कुछ भी। उधर से लबनान में बस हुआ, चूंकि इनकी ईरान की एक प्रॉक्सी जो है हिजबुल्लाह, उन्होंने किया। अब नई जो खबर बुरी आने वाली है या आ रही है, हौसी जोन से हैं, वो पहले से भी एक प्रॉक्सी है, वो सऊदी अरब के बहरी जहाजों या उसकी तरफ भी रुक। कहने का मकसद ये है कि जंग को फैलाने वाले जो अवामिल है वो ज्यादा फ़ुआल हैं इस वक्त और जंग को रोकने वाले कम हैं। अब जरूरत इस अमर की है कि जल्दी से जल्दी पूरी दुनिया इसमें मुदाखलत करे। अक़वाम मुत्तहिदा तो ज़ाहिर गैर फ़ाल हुई हुई है, लेकिन बाकी जो ममालिक हैं वो इसको सीरियसली ले रहे हैं। ये ना समझे कि नहीं ले रहे होंगे, क्योंकि अगर ये चीज ज्यादा फैलती है तो थोड़ी एक बार तबाही होगी। बमबारी भी अब आपको पता है अमेरिका भी पर तोड़ रहा है और जमा कर रहा है कि एक बड़ी बमबारी करे। ईरान भी ज़ाहिर है जवाब देने की कोशिश करेगा जो भी जहां, और वो जवाब कहाँ है अमेरिका पे, तो वो नहीं मार सकता, आपके सामने है। और आप एक और नोट करें कि ये जंग अमेरिका और इसराइल से शुरू हुई थी, ये पॉइंट मेरा नोट कर लें। और इसराइल अब आराम से बैठा हुआ है, जितने भी बमबारी ईरान भी कर रहा है वो भी अरब ममालिक के अमेरिकी अड्डे पे कर रहा है, इसराइल पर अभी तक उसने कोई नहीं की। और जितनी भी बमबारी अमेरिका कर रहा है वो अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी तेल की तनसीबात और बकौल उनके पुल उड़ा देंगे वो। इसका मतलब ये है कि एक आज या कल में कोई बड़ी बमबारी तबाही भी आ सकती है। लेकिन मैं दोबारा कहूंगा कि दुनिया को चाहिए कि इसे मुदाखलत करके जल्दी खत्म कर दे, वरना जाहिर है ईरान अमेरिका को फतह तो नहीं कर लेगा और अमेरिका भी ईरान को फतह नहीं कर लेगा। लेकिन बात यह है कि इस वक्त पूरी दुनिया जो स्टेक पर इन दो ममालिक की वजह से आई है उसमें खतरात फिलहाल बढ़ रहे हैं। लेकिन फिर भी मेरा ख्याल है कि इन्होंने एक मछली पत्थर चाट के ही वापस आती है, तो इन्होंने देख तो लिया है, बाजू आजमा लिए एक दूसरे के, आप बस कर दें इससे पहले कि देर हो जाए। और देर जौन सी है वो ना किसी छोटे मुल्क ना किसी बड़े मुल्क को छोड़ती है। इस पर जो जमाना आ रहा है वो इस चीज का जमाना आ रहा है कि दुनिया में अमन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा से भी मजबूत एक अदारा बनाया जाए जिसमें तमाम ममालिक शामिल हो, और इस तरह की जंगें जो चाहे जब चाहे करना चाहे अगर, तो उसे रोकने का बंदोबस्त कर लें। क्योंकि अगर अब जंगें फैलती हैं तो अब कोई छोटा बड़ा मुल्क नहीं है। अब ये ना कहें कि अमेरिका बड़ा है, रूस बड़ा है, चीन बड़ा है, पाकिस्तान बड़ा है, तुर्की बड़ा है, सभी बड़े हैं जिन जिनके पास एटमी ताकतें हैं, और ये बड़ा खतरनाक बात है। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि ईरान और अमेरिका की जंग अभी तो ये फैलेगी 1-2 दिन, और मेरा ख्याल है पता नहीं क्यों खुशफहमी कर ये अब फिर उसके बाद कोई ना कोई काबू पा ही नहीं। जी,
तो इसके अलावा जो आपने देखा है कि पाकिस्तान को रिक्वेस्ट की गई है हौसी ग्रुप को कंट्रोल करने के लिए, यमन के जो हौसी ग्रुप हैं, उसकी वजह से पाकिस्तान भी डायरेक्टली इस वॉर का हिस्सा बनेगा, जो कि अभी तक सिर्फ मेडिटेशन के रोल पे थे, लेकिन सऊदी अरब की रिक्वेस्ट के ऊपर और स्पेशली सऊदी क्योंकि उनके साथ हमारा पैक्ट हुआ है कि अगर उन पे हमला होगा तो हम पे हमला तस्वुर किया जाएगा। तो ये भी एक इन्वॉल्वमेंट है जो इस दफ़ा में हमें नज़र आ रही है कि एक डिफरेंट चेंज है और ज़्यादा एक ख़तरे की अलामत है, पेशरफ्त नहीं हो रही बल्कि हम बैक स्टेप्स के ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, इस बारे में ये तो नहीं मुझे पता कि पाकिस्तान से क्या रिक्वेस्ट की है, पाकिस्तान से सऊदी ने क्या किया है, आइए, लेकिन ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है, पाकिस्तान और सऊदी के दरमियान एक दिफाई माहिदा है। दिफाई माहिदे के तहत सऊदी अरब पर हमला पाकिस्तान पर हमला शुमार होगा और पाकिस्तान एक ऐसी पाकिस्तान की खासतौर पर फौजी क़यादत ऐसी मुदब्बिर और विजनरी लीडरशिप के हाथों में है कि वो जो भी फैसला करेंगे बड़े सोच समझ के और स्ट्रेटेजिकली जो पाकिस्तान के मफाद में भी हो और सऊदी अरब के मफाद में वो करेंगे। इसलिए कोई ऐसी बात नहीं, आप नोट करें कि पिछले सारी लहर में सऊदी अरब इसीलिए बचा रहा, सेफ रहा कि पाकिस्तान की क़यादत ने उन्हें बताया था कि आप इसमें मुलव्वस ना हो, उसके फायदे भी हुए। और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि आपने नोट किया कि कतर, जिस पर शुरू में ईरान ने बम भी मारे थे, वो भी मसालियाती कोशिशों में शामिल हुआ और सऊदी अरब भी हुआ। तो अब ये हौसियों वाला जो मामला ये है तो पुराना, ये कोई नया नहीं है। मैंने बताया ना, 2 प्रॉक्सीज काम कर रही हैं ईरान की, एक वहां पे जिसे आप कहते हैं हिजबुल्ला और एक ये जौन सी हौसी इधर यमन में, ये हैं, लेकिन ये इतनी मौसर नहीं कि ये कुछ कर सके मासिवाय इसके कि ये 2-4 बार बम गिराए। मेरा नहीं ख्याल कि ईरान कोई ऐसी हिमाकत करेगा। पाकिस्तान और सऊदीया का माहिदा जो है वो ईरान के इल्म में भी है। और मैं आपको ये बता दूं, ईरान के इल्म में ये भी है कि अगर पाकिस्तान अब तक इतनी मुसालियती कोशिश ना करता तो शायद तबाही इससे ज्यादा हो चुकी होती जो पहले हुई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हिमाकत करेगा। अगर वो उनके वो लोग हैं उन्हें भी रोक देगा। तो आप ये ना समझें कि ये जंग फैलेगी। पाकिस्तान की क़यादत इस चीज को समेट, वही नजरिया है पाकिस्तान की क़यादत को जो मैंने कहा कि पूरी दुनिया ये चाहती है कि इन मामलात को अब कंट्रोल किया जाए, कोई मुल्क दूसरे पर जारी ना रहे। और इसमें तुर्की, चाइना, रशिया और मिस्र, ये सब यही शामिल हैं। और बैकडोर अभी भी ये ना समझे कि बातें आप भी समझती हैं कि कल वजीर दाखिला ईरान का पाकिस्तान आया था इस हालत जंग में, तो वो इन्हीं कोशिशों में है कि किसी तरह ये जंग बंद हो। लेकिन मैंने फिर बताया कि दो तबके ऐसे हैं इसराइल में और ईरान, अमेरिका में और ईरान में, जो ये चाहते हैं कि ये चीजें चलती रहे ताकि ज्यादा से ज्यादा गड़बड़ हो, ज्यादा हो, उसमें नुकसान मशरिक वस्ता के ममालिक का भी हो, उसमें बेशक अमेरिका का भी हो जाए। इसराइल को इससे कोई गर्ज नहीं, इसराइल को कोई गर्ज नहीं। उसको तो ये है कि मैं हूं, बाकी कोई नहीं। आप नोट करें दोबारा इस बात को कि इसराइल पर हमला ईरान में ने भी नहीं किया और इसराइल की तरफ से भी हमला नहीं हुआ। जरा नोट कर ले ना आप इस बात को। इसलिए वो कहते हैं कि अब वो मकसद हल हो रहे हैं कि अमेरिका और ईरान आपस में लड़ते रहो, अपना काम हो रहा है। बिल्कुल, आपने ये वजह फरमाया कि प्रॉक्सी वॉर्स हर तरफ खेली जा रही है। इसराइल इवन के डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व है, लेकिन उसका जिक्र कहीं भी नहीं है, सामने वो कहीं भी नहीं है। और अब नहीं, पहले शुरू में हमले में वही था शामिल, बल्कि कहा गया था कि इसराइल ने हमला किया। ऐसे ही बिल्कुल बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और यही वजह है जिसकी वजह से मुज़ाकरात भी कामयाब नहीं हो पा रहे। और इसी वजह से स्ट्रेट अवे आप देख सकते हैं कि वॉर भी इस पे हो रहा है। तो अभी हमारे पास वक्त कम है, तो जाने से पहले आप क्या सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से इस वॉर को कम्प्लीटली रोका जा सकता है? मेरी सजेशन अब भी वही है, पहले भी कई बार, कि इस वक्त पूरी दुनिया अपने दिफा में इस वार को रोके।
अगर ये बात यूं ही आहिस्ता आहिस्ता आउट ऑफ कंट्रोल हो गई तो कोई भी मुल्क, अभी इक्तिसादी तौर पर कोई भी मुल्क सलामत नहीं है। और फिर आप देख लें, आपके सामने ही है कि अगर खुदा न खास्ता गड़बड़ हुई तो फिर बहुत ही बुरी सूरत हाल पैदा हो जाएगी, कंट्रोल में नहीं रहेगा मामला। क्योंकि जिस तरह थोड़ा वो जो है ना शरारत थोड़ी सी शुरू होती है, ये फैल ना जाए तो पूरी दुनिया, बस अब मेरी सजेशन ये है, पूरी दुनिया अक़वाम मुत्तहिदा की तर्ज पर एक नया स्ट्रेटेजी करके एक ऐसा अदारा बनाए जो किसी सूरत में भी जो भी मुल्क शरारत पैदा करे या जंग शुरू करे, उसको पूरी दुनिया जो भी पाबंदी लगा सकती है, पूरी दुनिया उसमें शामिल हो। तब तो ये चलता है। पुरानी अक़वाम मुत्तहिदा या पुरानी सिक्योरिटी काउंसिल को नाकाम समझ। जी, बहुत शुक्रिया राव मोहम्मद अफजल खान साहब आपका। कुछ न्यूज़ है जो हम करेंगे आपके साथ शेयर। जी, थोड़ा सा है हमारे पास, आप कह सकते हैं कि फ्लॉप फिल्म के हवाले से जावेद शेख साहब के ना तल्ख दिन याद करके जी अफसुर्दा हो गए। तो कुछ हम लोगों ने मीडिया और कुछ हम लोगों ने शोबिज़ की साइड से भी आपके साथ शेयर करनी है न्यूज़, जिसमें कहा जा रहा है कि फ्लॉप करार देकर फिल्म से निकाला गया। जावेद शेख कैरियर के तल्ख दिन याद करके अफसुर्दा हो गए। पाकिस्तानी शोबिस इंडस्ट्री के सीनियर अदाकार जावेद शेख ने अपनी कैरियर के मुश्किल दौर का जिक्र करते हुए कहा कि एक फ्लॉप फिल्म के बाद इन्हें एक नई फिल्म से निकालकर अदाकार फैसल रहमान को कास्ट कर लिया गया। जावेद शेख ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि वो एक नई फिल्म में काम करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार थे, मगर फिल्म साजों ने इन्हें फ़ोन करके कहा कि डिस्ट्रीब्यूटर इन्हें फ्लॉप अदाकार समझते हैं, इसलिए इनकी जगह फैसल रहमान को मुंतखब कर लिया गया है। जावेद शेख ने कहा कि सुनकर उन्हें बहुत दुख हुआ और वो रो पड़े। इस वाक़ये के बाद इन्हें चंद बरसों तक सख्त जद्दोजहद करना पड़ी, लेकिन बादशाह वो दोबारा कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंच गए। अदाकार ने मजीद बताया कि बाद में वही फिल्म साज दोबारा इनके पास फिल्म की पेशकश लेकर आए, मगर इन्होंने दिल में कोई रंजिश नहीं रखी और पेशकश कबूल कर ली। जावेद शेख का कहना था कि ज़िंदगी में मुश्किल वक्त ज़रूर आता है, लेकिन मेहनत और साबित कदमी के साथ दोबारा कामयाबी हासिल की जा सकती है। ऐसा ही है, और बिल्कुल हमारे बड़े बड़े स्टार्स हैं जो कि एक अच्छी बात है कि वो अपने डाउनफॉल्स को भी शेयर करते हैं और बताते हैं कि वो डाउनफॉल से कैसे उन्होंने अपने आप को निकाला है और ऊपर लेकर आए हैं। और इन्हीं बातों की वजह से फिर हम लोग भी इस चीज़ को करते हैं कि देखिए, हर चीज़ चमकती भी नहीं होती है। आपको उस वक्त के लिए उस कामयाबी के लिए मेहनत करनी पड़ती है और कई दफ़ा गिर के उठना पड़ता है। तो इसीलिए जब गिरा करें तो बिल्कुल मायूस ना हुआ करें। कभी भी क्या कह सकते हैं, कभी भी इस चीज़ को सर पे हावी नहीं किया करें, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं और तवक्कुल है आपके अल्लाह के ऊपर तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी इंशाल्लाह। तो अभी ले वक्त हुआ चाहता है ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और देखते हैं कौन से गेस्ट ने हमें ज्वाइन किया। सी आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमने ली छोटी सी ब्रेक ताकि देखें जी हमारे कौन से गेस्ट हैं जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। हमारे साथ मौजूद हैं फ़ाइक सज्जाद, जो कि मीडिया इन्फ्लुएंसर भी हैं, इसके अलावा रेडियो होस्ट भी हैं, प्रोग्राम्स को देखते हैं, एंकरिंग करते हैं, लेकिन जो डिफरेंट टॉपिक पे हमने इनको बुलाया क्योंकि साथ साथ वो एक ज़बरदस्त स्टूडेंट भी हैं। तो आपको पता है आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं, आजकल हॉलीडे सीज़न है। उस हॉलीडे सीजन के अंदर स्टूडेंट जो हैं वो डिफरेंट एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग तो सैरे करने चले गए, लेकिन इसके अलावा जो स्टूडेंट्स घर पे हैं वो अपने टाइम को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और ऐसी एक्टिविटीज़ हम भी उनको फ़ाइक आज सजेस्ट करेंगे कि किस तरह से वो अपनी छुट्टियों को बेशक फ़न भी रखें, लेकिन साथ साथ कोई ऐसा स्किल भी सीखे, कोई ऐसी चीज़ भी सीखे जो उनके काम भी आ सके। तो वेलकम टू द शो फ़ाइक। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। यू आर मोस्ट वेलकम। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी छुट्टियां कैसे चल रही है? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी चल रही हैं, और वेदर भी अल्लाह का शुक्र है आस्ता आस्ता बहुत अच्छा हो रहा है। 3-4 दिन से रेनी डेज हैं, तो एंजॉय कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त। और ये बताइए कि क्या आपका इरादा है, और ख़ुद भी बताएं कि क्या एक्टिविटी कर रहे हैं इन छुट्टियों में? देखिए, अगर स्टार्टिंग से देखा जाए, जब स्कूल पे था और मैं कॉलेज लेवल, तो मुझे पेंटिंग का बहुत ज़्यादा शौक था। हाँ। तो मैं अपनी सारी समर वेकेशंस जो थी वो पेंटिंग के अंदर गुजार देता था, और घूमना फिरना एंजॉय, स्विमिंग का शौक
शौक था, स्विमिंग भी की मैंने स्कूल टाइम के अंदर। स्विमिंग बड़ी अच्छी एक्टिविटी, और गर्मियों के मौसम के हिसाब से अगर आप प्रॉपर स्विमिंग करें, सीखें, तो एक बड़ी अच्छी हेल्दी एक्सरसाइज है। हाँ। तो स्टूडेंट्स को चाहिए कि ये भी करें। और पेंटिंग अगर एक ऐसा आर्ट है कि आर्टिस्ट हर इंसान के अंदर होता है, ठीक है, तो उस आर्टिस्ट को निकालने के लिए आपको कोई ना कोई आर्ट करते रहना चाहिए। ऐसे ही है, तो पेंटिंग, स्केच, किसी भी किस्म की कोई भी चीज़ आप अगर करते हैं तो इससे आपकी एक तो हैंड राइटिंग स्पीड भी इंक्रीज होती है, हाँ। आपकी हाथों की एक्सरसाइज होती है, और एक आर्टिस्टिक माइंड जो है आपका वो ओपन होता है, और आपको एक्सपोजर आता है कि आप क्या बना रहे हैं, और आपके माइंड के अंदर जो माइंड मैपिंग हो रही है उसको आप ड्रॉ कर देते हैं किसी पेपर के ऊपर, किसी शीट के ऊपर। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल। तो इसके अलावा ये जो आपको पता है कि आर्ट है और सारी चीज़ें हैं, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जैसे आपके टेक्निकल स्किल्स भी होते हैं, ये सब भी होते हैं। ज़्यादातर आई थिंक क्योंकि छुट्टियां होती हैं तो उसमें इतनी अभी प्रोविजन नहीं होती, लेकिन ऑनलाइन आप बहुत सारे कोर्सेज हैं जो आप इसके ऊपर सीख सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली देखिए, हम लोग जिस तरह आजकल सोशल मीडिया के अंदर घिरे हुए हैं ना, तो हम लोग ऑनलाइन जो चीज़ें हमारे फ़ायदे के लिए उस तरफ अट्रैक्ट नहीं होते। ऐसे ही है, हम उस अट्रैक्शन की तरफ जाते हैं जिसका कोई फ़ायदा नहीं है, जिसकी कोई हैसियत नहीं होती। कुछ ऐसे इन्फ्लुएंसर्स जो कि अच्छा काम नहीं करते, हम उनको लाइक कर रहे होते हैं, और कुछ ऐसे भी हैं जो कि बड़ी अच्छी चीज़ें, इन्फॉर्मेटिव चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। और फ्री कोर्सेज जो हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डे बाय डे बहुत ज़्यादा ग्रो कर रही है, AI, तो उसके बेशुमार फ्री कोर्सेज मौजूद हैं। तो हम उसको नहीं फॉलो करते, हम कोई ना कोई ऐसा कंटेंट करते हैं जो कि टाइम वेस्टिंग होता है। तो इस टाइप की बहुत सारी बेशुमार चीज़ें। अब आगे आप देखें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोबोटिक दौर है, तो जैसे जैसे रोबोट्स का दौर आता जाएगा तो हम लोगों को सारी चीज़ें सीखनी पड़ेंगी। एक मीम भी आजकल वो बड़ी फेमस हुई हुई है कि आज से 10-15 साल पहले कार्टून्स देख के सब हंसते थे, देखो ये सारी कमांड्स रोबोट को दे रहा है, तो आज हम भी सारी कमांड्स रोबोट को दे रहे होते हैं। तो अगर वर्ल्ड इतना एडवांस हो गया तो हम लोगों को भी उसके साथ ढलना चाहिए और सीखना चाहिए। ऐसा ही और आज जो फ्री कोर्सेज हैं, अपनी समर वेकेशंस का फ़ायदा उठाते हुए, अगर ऑनलाइन नहीं करना तो बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स भी हैं कि जो कि बहुत ही मुनासिब पेमेंट्स लेकर, बहुत मुनासिब फ़ी लेकर आपको 4 वीक 6 वीक के कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं। ऐसे ही है, काफ़ी सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि समर कोर्सेज प्रोवाइड करती हैं मैट्रिक पास स्टूडेंट्स को, FA पास जिन्होंने रिसेंट किया है, तो वो आपको अपना टाइम यूटिलाइज करके टेक कोर्सेज की तरफ जाना चाहिए। टेक्नोलॉजी का दौर है, तो टेक्नोलॉजी से दूर ना हटें, टेक्नोलॉजी को सीखें। ऐसा ही है, बिल्कुल। टेक्नोलॉजी से याद आया कि पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर में 21 और 22 को आई थिंक गवर्नमेंट बेस्ड एक हो रही है एटोनमस और AI से रिलेटेड कॉन्फ्रेंस, जो कि आई थिंक यूथ के लिए भी है। ज़रूर उसको अटेंड कीजिए, फुल डे है वो, और अगर आपके पास वक्त है तो इन कॉन्फ्रेंसेस में ज़रूर जाया करें, क्योंकि इसमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं या जो नई चीज़ें आ रही होती हैं वो बड़े अच्छे तरीके से डिस्कस हो रही होती है। तो देखिए अपने इर्द गिर्द के कहाँ पे आपकी इस तरह की एक्टिविटी हो रही है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा जाएँ और इन चीज़ों को अटेंड करें और वहाँ पे सीखें। साथ साथ फाइक जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, वो फ़न एक्टिविटीज़ भी करना चाहते हैं। अब फ़न एक्टिविटीज़ में ये है कि आप नॉर्दर्न एरियाज़ की तरफ निकल जाएं, मरी की तरफ निकल जाएं, लेकिन यहाँ रहते हुए आपको क्या लगता है कि कौन सी गेम्स, स्विमिंग का आपने नाम लिया, कौन सी ऐसी चीज़ें की जा सकती हैं जो ना सिर्फ आपको घर में रह के और हर वक्त या सोशल मीडिया पे या गेमिंग उसके अंदर जोन में रहने से बाहर निकल कर आप देखिए, आउटडोर गेमिंग्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आजकल तो हम लोग सारे मोबाइल फ़ोन, लैपटॉप, इसी की गेम को प्रेफर करते हैं ड्यू टू समर्स, ये भी एक वजह है। लेकिन अगर हम सूरज ढलने के बाद अराउंड 6 o'clock, उस टाइम भी गर्मी का जोर तो होता है बट टूट जाता है काफ़ी हद तक। बिल्कुल, अगर हम जाए पार्क के अंदर, और बैडमिंटन एक हेल्दी गेम है, पैडल है, बैडमिंटन है, टेनिस है, इस टाइप की गेम्स खेलें तो बॉडी के लिए भी बहुत अच्छी हैं, और एक्टिविटीज़ जो हैं वो एक्टिव रहता है इंसान। समर वेकेशंस के अंदर मैंने देखा स्टूडेंट्स डल हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, क्योंकि एक रूटीन ख़राब हो जाती है आपकी, कोई चल नहीं रही, रात को लेट सोना, लेट उठना, तो इस टाइप की एक्टिविटीज़ डिस्टर्ब हो जाती हैं। दैट्स वाई आप इंजॉय करें, पार्क्स में जाएं, ठीक है, और कुछ नहीं, सुबह सुबह भी आप जा सकते हैं, ये भी एक अच्छी एक्टिविटी। रात को जल्दी सोएं, फजर की नमाज पढ़ के सुबह जाएं, जॉगिंग करें, डीप ब्रीदिंग करें, एक्सरसाइजेस करें, अपने माइंड को फ्रेश करें। तो इस टाइप की बेशुमार एक्सरसाइजेस होती है। एग्जैक्टली। और साथ में साथ जो हम भी आपको रेकमेंड करते हैं वो ये कि आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप बनाकर जाएं। बिल्कुल, उससे ये होता है कि आप इतना होता है बोर हो जाते हैं, जिम में भी लोग बोर हो जाते हैं, क्योंकि आप देखें कि स्ट्रेस लेवल इतना ज़्यादा इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे। जी, हाँ जी।
स्ट्रेस लेवल डे बाय डे इतना इंक्रीज होता जा रहा है, तो अगर हम कोई भी एक्टिविटीज़ करेंगे, हाँ। जाकर फ्रेश होंगे, किसी पार्क में डीप ब्रीदिंग करें या कोई एक्सरसाइज की तरफ जाएं, तो ये मेंटल प्रेशर जो है, स्टडी का प्रेशर या किसी भी जॉब का, किसी वर्क का प्रेशर, ये कम हो जाएगा। किसी भी गेम की तरफ, फिजिकल गेम की तरफ अगर हम जाएं तो हम बड़े अच्छे तरीके से इन चीज़ों को कवर कर सकते हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल वेरी ट्रू। और ये इन्हीं चीज़ों की तरफ है कि जैसे कि मैं सजेस्ट कर रही थी आपको कि जब आप अपने फ्रेंड्स का ग्रुप लेकर जाते हैं, होता ये है कि पेरेंट्स अक्सर कंसर्न होते हैं इस टाइम पर, सुबह है शाम है, अकेले नहीं जाओ। तो जब आप ग्रुप में जाते हैं तो बड़ा इजी हो जाता है कि आप जाके इंजॉय भी करें, पेरेंट्स भी बड़े कंफर्टेबल होते हैं कि आप इन एक्टिविटीज़ को उनके साथ कर रहे हैं। और अच्छी बात ये होती है कि कहते हैं ना कंटेजियस होती हैं अच्छी चीज़ें, जब आप खुद करते हैं और बाकी अपने साथ ग्रुप को भी बाहर निकालते हैं तो वो भी हेल्दी एक्टिविटीज़ में पढ़ते हैं, बजाय इसके कि आप घर में बैठें और सिर्फ आप जिसको यूज़ करें। इसके अलावा आपका हाउ मच यू आर गुड इन राइटिंग, कैसे आपको क्या लगता है, आप कितना अच्छा लिख सकते हो? मैं इतना अच्छा नहीं लिख सकता, जो अच्छा, सच्ची बात है। मैं इतना अच्छा अच्छा राइटर नहीं हूँ। ओके। और मुझे शुरू से ही ना अनफॉर्चुनेटली, उर्दू जो है हमारी मादरी जुबान है, लेकिन मुझे उर्दू लिखने में बड़ी मुश्किल होती है। अच्छा, लेकिन आप आज बोलते तक। में तो काफ़ी अच्छा बात जी करते जी हो जी इससे। लेकिन लिखने में मुझे काफ़ी ज़्यादा इशू होता है। तो मेरी अच्छा। कोशिश होती है कि मैं इसकी प्रैक्टिस करूँ, सीखूँ और लिखूँ, क्योंकि हमारी मदर टंग है। जो आपकी मदर टंग है वो आपको बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए, समझनी ऐसे। चाहिए। तो मैं यही देखता हूँ कि आजकल जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स हैं वहाँ पर उर्दू के ऊपर बहुत कम तवज्जो दी जाती है। ऐसे ही तो इसकी भी एक्टिविटीज़ होनी चाहिए और समर वेकेशंस के अंदर इसके ऊपर भी प्रैक्टिस होनी चाहिए। हाँ। कि जो आपकी मदर टंग है वो आपको अच्छे से लिखनी, समझनी और बोलनी आनी चाहिए। एग्जैक्टली क्योंकि जैसे कुछ एक्टिविटीज़ जो हमारे पास भी नोटेड डाउन है टीम की तरफ से, उसमें ये है कि आप लिखें और पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा activities। अपनी सलाहियतों को निखारें, स्पेशली अपनी मादरी ज़बान उर्दू और अंग्रेज़ी में कहानियाँ लिखें या किताबें पढ़ें। डजेंट मैटर, उर्दू भी है साथ आपकी इंग्लिश भी है, इन्हांसमेंट के लिए। ऐसे तो हर कोई एक स्लैंग वाली लैंग्वेज बोल सकता है, लेकिन असल वाली नॉलेज के लिए बड़ा ज़रूरी है कि आप किताबें पढ़ें और किताबें पढ़ के फिर वो नॉलेज लें और उसके ऊपर डिफरेंट चीज़ें कर सकें। इसके अलावा जो एक और है जी, टाइम टेबल बनाना बड़ा ज़रूरी है। ये टाइम टेबल बनाया तो जाता है, डिस्प्ले भी होता है, लेकिन फॉलो नहीं कर पाते Follow हम नहीं उसको करते, ना। बिल्कुल। उसको फॉलो करना, और किसी भी चीज़ के अंदर, ये नहीं कि हाँ। समर वेकेशंस में, किसी भी चीज़ में एज अ टीनेजर आपको फॉलो करना और कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे ही। अगर आप एज अ टीनेजर किसी भी चीज़ को लेके कंसिस्टेंट रहते हैं तो हाँ। आप इन फ्यूचर फिर बड़े अच्छे तरीके से बहुत सारी चीज़ों को फॉलो अप कर सकते हैं और कामयाब हो सकते हैं। ऐसा ही है। तो क्या समझते हैं, क्या कौन सा टाइम टेबल जो है इन छुट्टियों के लिए कामयाब होता है बनाना उसको और करना? कुछ क्या आप ऐड करेंगे इफ यू इसके अंदर मैं तो यही कहूँगा कि हेल्दी एक्टिविटीज से हम लोग डे बाय डे दूर होते जा रहे हैं। और हाँ, जिस तरह हमारी स्कूल, कॉलेज, ऑफिस रूटीन्स हैं, हाँ। उसके अंदर हम इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं कि हेल्दी एक्टिविटीज़ नहीं करते। ऐसे ही। तो वेकेशंस का जब मौका मिले तो स्टडी के साथ साथ हेल्दी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, और हेल्दी जो भी आपकी डाइट प्लान्स हैं इनको भी फॉलो करना चाहिए, ताकि बिल्कुल। आप हेल्दी डाइट लें। हेल्दी डाइट लेने के बाद हेल्दी एक्टिविटीज़ करें, आउटडोर एक्टिविटीज़ करें, तो फिर आप बड़े अच्छे तरीके से जो है अपनी समर वेकेशंस को गुजार सकते हैं और आप फ्रेश होकर दोबारा अपने स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। इंशाल्लाह इसके ऊपर ये सब है। और आप खुद भी, आपने कुछ बताया था कि आप कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, क्या क्या आप कर रहे हैं, कुछ हमसे शेयर कीजिए। जी, मैं तो आजकल डॉक्यूमेंट्रीज़ बना रहा हूँ डिफरेंट टाइप की, और मैं अपने यूनिवर्सिटी के अंदर ही वर्क कर रहा हूँ। काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट्स हैं, फैकल्टी ऑफ लैंग्वेजेस के डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, तो मैं उनके ऊपर वर्किंग करके उनकी मैं जो है रिव्यूज़ बना रहा हूँ। तो मेरा एक मीडिया से ताल्लुक़ है, तो मैं मीडिया के साथ कंसिस्टेंट हूँ काफ़ी अर्से से। जब 6 साल का था तो फर्स्ट मैंने रेडियो प्रोग्राम किया था, टेलीविज़न प्रोग्राम, तो तब से सिलसिला चल रहा है। तो मैं अपने वर्क के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंसिस्टेंट हूँ। अगर आपने कोई एक चीज़ सेलेक्ट कर ली है तो आप उसके साथ कंसिस्टेंट हो जाएं और सीरियस होके, सिंसियर होके वो काम करें, तो आपको वो काम जो है वो पे ऑफ भी करता है और आप बड़े अच्छे तरीके से कामयाब होते हैं। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो कहते हैं। इसके अलावा जो लोग ब्लॉगिंग करते हैं उसमें भी तो आप स्टूडेंट्स को कोई अच्छी चीज़ बता सकते हैं, ज़रूरी तो नहीं है कि उसमें सारी नेगेटिव चीज़ें ही हों। बिल्कुल ऐसा ही नहीं, बहुत हाँ। अच्छे व्लॉगर्स मौजूद हैं जो बड़े अच्छे तरीके से व्लॉगिंग और ब्लॉगिंग का सिलसिला जारी रख रहे हैं। तो व्लॉगिंग भी आप करें और इंफॉर्मेटिव वे में करें। हाँ। आजकल हर नौजवान ऐसा है जिसके पास कोई ना कोई सलाहियत टेक्नोलॉजी की मौजूद है, ऐसे तो ही। अपना नॉलेज शेयर करें,
एक्सपीरियंस बताएं कि एआई के ऊपर अगर किसी की महारत है, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, एडिटिंग के ऊपर बहुत सारे जो यंगस्टर्स हैं उनकी बड़ी अच्छी अच्छी स्किल्स हैं, तो एडिटिंग स्किल्स के ऊपर वीडियो बनाएं। और अगर आप वो लगाते हैं तो एक तो आपको फेम भी मिलेगा सोशल मीडिया के ऊपर, और दूसरा जो लोग आपसे सीखेंगे दुआएं भी देंगे। और अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं और आपका चैनल मोनेटाइजेशन की तरफ जाता है तो आपको वहाँ से पेमेंट भी आनी शुरू हो जाएगी। तो इस टाइप की अच्छी चीज़ें बनाएं, अच्छे कंटेंट बनाएं जो लोगों के लिए भला कर सके। एग्जैक्टली हमने बाकी सब चीज़ों पे तो बात कर ली, जो एक मेन चीज़ है जो कि सब स्टूडेंट्स को कहा जाता है करने के लिए, वो आपकी इंटर्नशिप्स हैं जो आपने डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में करनी होती हैं ताकि आप प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी ले सकें। बिल्कुल ऐसा ही है। इंटर्नशिप्स देखें, आपकी कोई भी स्टडी चल रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल ऐसा होता है कि हम लोग आजकल स्टडी सिलेक्शन नहीं कर पाते। ऐसे ही है, इतना ज़्यादा प्रेशर होता है माइंड के ऊपर कि किसी भी किस्म की डिग्री को सिलेक्ट नहीं कर पाते, और अगर डिग्री सेलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद फिर उसी के ऊपर ही पछता रहे होते हैं कि यार ये नहीं करनी थी, और इसी सिलसिले में 3rd 4th 5th सेमेस्टर गुजर जाते हैं। ऐसे ही तो इस तरह मत करें, आपकी जो किस्मत में लिखा हुआ है अल्लाह ताला आपको उधर ले जाता है। हमेशा अल्लाह से बेहतरी मांगनी चाहिए और अपनी एक लाइन को सिलेक्ट कर लें जब आप मैट्रिक में, और हद जो है आपकी मैक्सिमम वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर है, उसके अंदर आप अपना सोच लें, अपना माइंड मैपिंग कर लें कि आपने क्या करना है, किस डिग्री के अंदर जाना है, उस हिसाब से अपनी प्लानिंग करके और उसी डिग्री के अंदर अपना काम शुरू करें, मेहनत करें। और इंटर्नशिप्स उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी आपको इदारे जिस तरह आपकी मीडिया से रिलेटेड डिग्री है तो आप टीवी चैनल्स, रेडियो, न्यूज़पेपर इनको प्रेफर करें, न्यूज़ एजेंसीज़ को प्रेफर करें और प्रॉपर वहाँ पर वर्क सीखें, काम करना सीखें। ऐसे ही डिग्रीज तो कर लेते हैं बड़े अच्छे तरीके से, लेकिन प्रैक्टिकल वर्क नहीं आता। तो प्रैक्टिकल वर्क नहीं ज़रूरी, प्रैक्टिकल के साथ प्रैक्टिकल वर्क बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो किसी भी काम को सक्सेसफुल बनाने के लिए प्रैक्टिकल वर्क जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आपने कितनी इंटर्नशिप्स की हैं, क्या किया है, क्या सीखा है? मेरी तो जिस तरह मीडिया की ही डिग्री है तो मैंने मीडिया से रिलेटेड काम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह कर चुका हूँ। मैं टेलीविज़न, रेडियो के साथ, न्यूज़पेपर के साथ, न्यूज़ एजेंसीज़ के साथ, तो एक एक्सपीरियंस था। लेकिन जितना आप एक्सपीरियंस लेते जाएं उतना आपके लिए अच्छा होता है। डे बाय डे इल्म सीखते रहना चाहिए, और जितनी इन्वेंशंस आ रही हैं उसके साथ साथ आपको भी अपने आप को उसी तरह ही तैयार करना है जिस तरह डे बाय डे नई नई चीज़ें लॉन्च हो रही हैं, जिद्दत आ रही है। तो मैंने डिफरेंट जगह पे इंटर्नशिप्स भी की, लेकिन एक्सपीरियंस भी किया। मेरा अपना यूथ से रिलेटेड प्रोग्राम भी होता है सैटरडे को रेडियो के ऊपर, तो वो भी वीकली चलता है एक नई सोच 5 के साथ। अच्छा, उसमें क्या प्रोग्राम आप डिस्कस करते हैं? वो प्रोग्राम थीम यंगस्टर से रिलेटेड होता है, और उसके अंदर टैलेंटेड यूथ को मैं मौका देता हूँ कि वो आएँ और अपनी स्किल्स को जो है वो एक्सपीरियंस करें, बताएं। एक उनको प्लेटफॉर्म दिया जाता है कि जो भी उनके अंदर स्किल्स हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ वो करते हैं और उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता अपनी एक्टिविटीज़ को जो है बताने के लिए, तो उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मैं कोशिश करता हूँ अपने प्रोग्राम को बनाऊँ और उसके अंदर यंगस्टर्स आए, यूथ आए और यूथ से रिलेटेड बातचीत और यूथ के मसाइल के ऊपर बात हो कि यंगस्टर्स को आजकल क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं और कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। अच्छा, ठीक है। तो ज़्यादातर क्या यंगस्टर आपसे शिकायत करते हैं कि क्या इश्यूज़ हैं जो वो आजकल ज़्यादा फेस कर रहे हैं? ज़्यादातर यंगस्टर्स को आप देखें, यही मैंने जिस तरह बताया, डिग्री सिलेक्शन का बहुत ज़्यादा इशू है। दूसरा एक ट्रेंड चल पड़ता है और हम लोग ट्रेंड को फॉलो करते हैं और ट्रेंड के ही पीछे हम भागने की कोशिश करते हैं। तो जिस तरह बाहर जाने का, स्टडी अब्रॉड का बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल इंक्रीज़ हो गया हुआ है। तो यूथ यही नहीं फैसला कर पाती कि यार हमने मैट्रिक एफ तक हमने यहाँ पढ़ा है तो बाहर जाकर अब हम पढ़ें या इधर ही अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखें। तो इसके ऊपर प्रॉपर उनकी काउंसलिंग होनी चाहिए, पता होना चाहिए कि आपके लिए क्या मौके हैं। बाहर जाकर भी पढ़ना एक बहुत अच्छी चीज़ है, आप वहाँ से भी इल्म हासिल करें। इल्म आपको हर जगह से हासिल करना चाहिए कि आपने विद इन दी कंट्री रहकर पढ़ना है या आपने आउट ऑफ कंट्री जाकर पढ़ना है। तो इस टाइप के इश्यूज़ जो हैं आजकल यूथ के अंदर बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं कि वो अपनी डिग्री सिलेक्शन नहीं कर पाते और ये नहीं कर पाते कि कहाँ जाकर हमने पढ़ना है। और बाहर जाते हैं तो बाहर जाकर भी फिर डिफरेंट मसाइल हैं, तो फिर वहाँ पर फीसेस भी डबल हैं, फिर रहना, हर चीज़ पाकिस्तान की निस्बत बहुत ज़्यादा चेंज है। एक कल्चरल डिफरेंस है, सबसे ज़्यादा जो कल्चरल डिफरेंस है ये आपको बहुत ज़्यादा हिट करता है। तो पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक ऐसा वाहिद मुल्क है जिसके अंदर हमें हर तरह की नेमत है जो अल्लाह ताला ने नवाजी हुई है। हमें 4 तरह के डिफरेंट वेदर्स देखने को मिलते हैं। अब यूरोपियन साइड पे आप देखें तो अगर बारिश हो रही है तो 6 महीने बारिश होती रहेगी, धूप है तो फिर धूप ही निकलेगी। तो पाकिस्तान में हम डिफरेंट चीज़ों को एंजॉय करते हैं और यहाँ पर बहुत सारे मौके हैं हमें, अगर हम उनको अच्छे तरीके से यूटिलाइज़ करें तो हम एक कामयाब नौजवान बन सकते हैं। इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
बहुत अच्छा आपका एक वो इनिशिएटिव है जो आप कर रहे हैं रेडियो पे, स्पेशली यूथ के लिए। और ये और भी अच्छा है कि आपको उनको ना इस टाइम पे बुलाएं, और स्पेशली आजकल समर हॉलीडेज़ हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपनी यूथ को बुला के उनके साथ ये टॉपिक डिस्कस करें और उनको एक प्लेटफॉर्म दें जहाँ पे उनकी वॉइस रेज होती है। तो बहुत अच्छा है ये। इसके अलावा क्या मैसेज देना चाहेंगे यूथ को समर हॉलीडेज़ के हवाले से? होता है ना एक कंसाइज एक मैसेज कि व्हाट शुड दे डू, और स्पेशली अपने आप को प्रोडक्टिव और कैसे बनाएं? मैं यही कहना चाहूँगा, जिस तरह आपने कहा, एक टाइम टेबल बनाएं, और टाइम टेबल से अपने टाइम को सबसे पहले टाइम की पाबंदी करें। हाँ, टाइम की पाबंदी करेंगे, टाइम को अपना दोस्त बनाएंगे तो वो फिर आपका साथ देगा। ऐसे ही हर चीज़ को टाइम टेबल के हिसाब से करें और अच्छे तरीके से करें, कंसिस्टेंट लेकर चलें और अपनी एक्टिविटीज़ को साथ साथ जारी रखें और हेल्दी एक्टिविटीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा तवज्जो दें। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। और आप लोगों ने अपनी एक्टिविटीज़ को रखना है हेल्दी, क्योंकि जब बॉडी हेल्दी होती है तो तब सारी चीज़ें अच्छे तरीके से होती हैं। आप अपने काम को भी अच्छे तरीके से लेके आगे चल सकते हैं। और इसके अलावा स्पेशली ये जो लेट सो के 1-2 बजे उठने के बाद अपने दिन को चलाना, ये आपको बहुत नुकसान देता है। इसलिए अपने दिन का जल्दी आगाज़ किया कीजिए, हेल्दी रूटीन अपनाएंगे, रातों को देर तक सोते रहेंगे तो आपको डेफिनेटली वो बेनिफिट हासिल नहीं होंगे जो कि बेनिफिट्स होने चाहिए। सबसे पहले इस रूटीन का बहुत ज़्यादा रखें कि अपनी ना आवर्स को ना बिल्कुल मेंटेन करें और जल्दी आप सोएं और जल्दी आप उठें। और उसके बाद फिर हेल्दी एक्टिविटीज़ में जाएं। इसके अलावा सीखें और इंटर्नशिप ज़रूर करें, क्योंकि ये चीज़ें आपको आगे जॉब वर्ल्ड में ना आपके बहुत फ़ायदे की होंगी। बजाय इसके कि डिग्री करके निकले और समझ ही ना आए कि मैंने जाना कहाँ है, राइट या लेफ्ट। बेहतर है कि इन छुट्टियों में अपने आप को अवेल करें। बहुत शुक्रिया फाइक आपका शो पे आने के लिए। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस और बड़ी अच्छी कॉन्ट्रीब्यूशंस देने के लिए। यहाँ पे हमने लेनी है छोटी सी ब्रेक के बाद आएंगे वापस और करेंगे शो को कंटिन्यू।